हेलो फ्रेंड्स, अब तक की क्लास में हमने प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर देखा था। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट और भी है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे हर साल या उसके अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आता है। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, जबकि इससे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कंपटीशन में हर एक नंबर के लिए फाइट करना है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस चीज के लिए हम आइए पढ़ते हैं आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप समझिए कि ये है क्या। ये एक वकील है जो सरकार के वकील है, सरकारी वकील नहीं है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। सरकार का वकील होना मतलब कि सरकार के लिए ये पैरवी करेंगे, उनको एडवाइस करेंगे। और सरकारी वकील का क्या मतलब होता है कि आप सरकारी वकील हैं तो आप सरकार से सैलरी ले रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये हर महीने उसकी तनख्वाह नहीं लेते हैं। ठीक, इस बात को आप समझिए। तो ये सरकारी वकील नहीं है। तो इससे एक चीज हमको ये भी समझ में आता है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी हां, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इजाजत दे कि आप कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी अगर आप भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और अंबानी और अडानी का केस लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, अगर आपको उसकी अनुमति भारत सरकार और राष्ट्रपति दे तब। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछते हैं वो किस तरीके से पूछते हैं वो समझिए। सबसे पहले ये पूछता है कि ये किस पार्ट में है। तो पार्ट है पार्ट 5, भाग 5। भाग 5 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सबसे ज्यादा 90% जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होगा, किस आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो वो है आर्टिकल 76। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 बार अपने दिमाग में बोलिए कि याद हो जाए, क्योंकि हर बार यही पूछता है। ठीक, अब आपको समझने में ये चीज समझनी है कि इनको क्या भत्ता मिलेगा, इनको कौन अपॉइंट करेगा, कौन रिजाइन, कौन इनको हटा सकता है, ये किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, इनका टेन्योर क्या होगा, इनको अलाउंसेस क्या मिलेंगी, क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इनके लिए सैलरी, वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इनको भत्ते मिलते हैं और वो भत्ते किसके बराबर मिलते हैं, इनकी योग्यता किसके बराबर होनी चाहिए, ये सारी बातें हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो एक लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। जैसा कि जब आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्राइटेरिया ये थी कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको लाभ के पद पे नहीं होना होता है। इसका मतलब कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं तो आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते जब तक आप ये पद छोड़ते नहीं है। तो ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, क्वेश्चन सीधे पूछता है। तो ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। दूसरी बात, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। मैंने बताया ना, ये भारत सरकार के वकील हैं, सरकारी वकील नहीं है, और सबसे बड़े हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। ठीक, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट और रिमूव, पद पे नियुक्ति और इनको हटाना, ये दोनों प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इनको ले आए भी, इनको हटाए भी, और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहे हैं। प्लेजर का मतलब प्रसाद पर्यंत है। जब प्रसाद पर्यंत है, उन्हीं को वो ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो टेन्योर क्या होगा, मतलब उनकी समय अवधि क्या होगी? तो टेन्योर तो कुछ नहीं होगा ना भाई। अगर बात करें टेन्योर की, तो जब मैं अपनी मर्जी से हटा सकता हूं, मर्जी से ला सकता हूं, तब टेन्योर कहां फिक्स हुआ? तो टेन्योर कैसा है? नॉट फिक्स्ड। इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। अब समझने वाली बात यह भी है कि जब टेन्योर फिक्स नहीं है तो इनको हटाएंगे कैसे? तो इनको हटाने का कोई प्रोसीजर भी नहीं दिया हुआ है। ये सीओएम जब भी सलाह करती है कि सर, प्रेसिडेंट से कहती है सर इनको अटॉर्नी जनरल बना दीजिए, प्रेसिडेंट सर बना देते हैं। जब कहती है कि सर इनको हटा दीजिए तो ये हटा देते हैं। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये प्रसाद पर्यंत है सीओएम के, सरकार के।
तो कन्वेंशन भी यही है कि अगर सीओएम रिजाइन करता है तो भारत के महान्यायवादी को भी रिजाइन करना होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन करना होगा। अब इनकी क्वालिफिकेशन की जब बात आती है कि ये कौन भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन है वही सेम क्वालिफिकेशन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, सिर्फ वही भारत का अटॉर्नी जनरल भी बनेगा। अब वो कंडीशंस क्या है? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज, या 10 साल तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो आप, तब आप बन सकते हैं। या तीसरा, आप राष्ट्रपति की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ठीक, ये सारी बातें जब आप फुलफिल करते हैं तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। तो जब क्वालिफिकेशन आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है तो आपको अलाउंसेस भी किसके बराबर मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। लेकिन ये अलाउंसेस कौन फिक्स करेगा? ये भत्ते कौन फिक्स करेंगे? ये फिक्स करेंगे प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि आप प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत हैं। जब इतनी बातें समझ गए तो इनको कुछ अधिकार, कुछ काम भी मिले होंगे। तो भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनमें इनको सुनवाई का और वहां जाके वकालत करने का अधिकार है। अब इनको पार्लियामेंट में क्या अधिकार है, क्वेश्चन ये भी पूछता है। और पार्लियामेंट के अधिकार के साथ साथ यहीं पे ये चैप्टर जो है समाप्त भी हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो समाप्ति के लिए पार्लियामेंट का मैं आपको अधिकार बताता हूं। इनको ये अधिकार है कि ये वहां जाएंगे, सुनवाई में भाग लेंगे, सुन सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट टू वोट है पार्लियामेंट में? संसद में के दोनों सदनों में या विधानसभाओं की सदनों में क्या इनको राइट टू वोट है? उसका आंसर है नहीं। सिर्फ मेंबर को वोट देने का अधिकार होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको अगर मैं कहूं कि इस क्लास में वोटिंग होगी तो बाहरी जो आके इसमें बैठेंगे उनको आप अधिकार नहीं देंगे वोटिंग का ना। क्यों? क्योंकि मेंबर इस क्लास के सिर्फ आप हैं। तो जब सिर्फ आप हैं तो वोटिंग का अधिकार भी सिर्फ आपके पास रहेगा। तो राइट टू वोट नहीं है। क्या नहीं है? राइट टू वोट इन अ पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में नहीं है। तो मेनली क्वेश्चंस क्या पूछेगा? आर्टिकल 76 भाग 5, रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को अपॉइंटेड, रिमूव, दोनों प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत प्रेसिडेंट। कन्वेंशन क्या है कि अगर सीओएम रिजाइन करता है तो ये भी रिजाइन करेंगे। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। और इनका जो अलाउंसेस है वो जज के बराबर होता है। तो क्वालिफिकेशन भी किसके बराबर होनी चाहिए? जज के बराबर होनी चाहिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। अब समझने वाली बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ जैसे इंडिया पढ़े आप, उसी तरीके से राज्य का भी महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। अब सेम चीजें आपको रिकॉल होंगी। ये किस भाग में है? भाग 6 में है। अलग पढ़ने वाली बात यह है। और इसका आर्टिकल है 165। अब देखिए अब कैसे बदलेगा, इसको कौन अपॉइंट करेंगे ये बताइए। हम वहां पे क्या बताए थे? अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। यहां कौन करेंगे? गवर्नर। ठीक, यानी राज्यपाल। राज्यपाल किए। अब ये बताइए रिमूव कौन करेगा? रिमूव वहां कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट कर रहे थे। तो यहां कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। क्या इनका टेन्योर फिक्स होगा? नहीं, इनका भी टेन्योर फिक्स नहीं होगा। ये किसको रेजिग्नेशन देंगे? किसको रेजिग्नेशन देंगे? वहां दे रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको? प्रेसिडेंट को। ये किसको देंगे? राज्यपाल को। ठीक, हाँ, बस जानने वाली बात क्या है कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं। किसको करस्पॉन्ड करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, एजीआई को करते हैं। ये उनको जाके भी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक, अब ये बात ये बताइए कि जब राज्यपाल इनको अपॉइंट कर रहा है, राज्यपाल टेन्योर फिक्स नहीं कर रहा है, राज्यपाल रिमूव कर रहे हैं, रेजिग्नेशन ये राज्यपाल को दे रहे हैं, तो ये किसके प्लेजर पे है? किसके प्रसाद पर्यंत है? राज्यपाल के। जब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है
तो ये बताइए, इनको भी तो सलाह मिलती है। इनको किससे सलाह मिलती है? स्टेट के काउंसिल मंत्री परिषद से, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो जब स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो राज्य का महाधिवक्ता भी रिजाइन करेगा। ये क्या है? ये भी कन्वेंशन है। अब बताइए बस चेंज क्या हो रहा है? वहां पे प्रेसिडेंट थे तो यहां गवर्नर हो जा रहे हैं, और वहां पे केंद्रीय मंत्री परिषद था तो यहां राज्य मंत्री परिषद हो जा रहा है। बाकी कुछ बदल रहा है? आपको बदलने में बस ये याद करना है। तो करते वो यही है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य का महाधिवक्ता, और कूट बना लिए ये। ठीक, अब या ये है या चार ऑप्शन कोई और मैं गलत बता दूं, ये हो जाता है। अब इनके पास भी वो सेम अधिकार है। इनकी योग्यता क्या होगी? वहां क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, और यहां क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट के जज बनने की। इनका अलाउंसेस क्या होगा? हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा। तो कितना आसान हो गया, दोनों को साथ पढ़ने से आप दोनों चीजें याद कर लेते हैं। ठीक, जब इनका इनके बराबर हो गया, हाई कोर्ट जज बनने की क्राइटेरिया ये पूरी करनी चाहिए, तो इनके अधिकार भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकार की तरह होंगे। इसका मतलब है कि ये भी भारत के हर न्यायालय में जा सकेंगे हाई कोर्ट के बाद, तो ये भी चले गए हर न्यायालय में। दूसरी बात, क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, ये भी तो जाएंगे? तो हाँ, वहां पे इनको सुनने का, बोलने का और बहस करने का सबका अधिकार होगा। लेकिन किस चीज का अधिकार नहीं होगा? जो हम बताए थे, वोट देने का, राइट टू वोट इनको यहां भी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि वोट देने का अधिकार मैं जब भी दूंगा, इस बात को आप जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ मेंबर को है। जब आप राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं ना कि क्या राष्ट्रपति इसके मेंबर हैं? तो संसद के अभिन्न अंग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सदन के सदस्य हैं। तो सदन के सदस्य ये भी नहीं है, तो ये भी वहां पे वोट नहीं देंगे। इसी के साथ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कैग। तो जब कैग की बात चल रही थी तो सबसे पहले ये समझिए कि कैग का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट भी है, और हमारे संविधान के लिए भी, हमारे लोकतंत्र के लिए भी, और हमारे पेपर के लिए भी। कैग जो है हमारे फाइनेंसेस को देखता है। हमारे फाइनेंसेस का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ऑडिट करता है। जब देखता है तो इससे क्या आता है? इससे जो है आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है कि कोई उसको भी चेक करने वाला हो। ठीक, तो भारत जो भी खर्च करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट से, इन तीनों की ऑडिट करता कौन है? कैग करता है। और सेम चीज स्टेट की भी फंड्स की ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। तो आप समझिए कि फाइनेंशियल डेमोक्रेसी के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए ये पद कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो इसी वजह से इसमें बनाते हैं, क्योंकि ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी पार्ट किस में आ रहा है? पार्ट 5 में आ रहा है। और पार्ट 5 में एक कैग होना चाहिए, वो किस में दिया है? 148 में। और कैग क्या क्या होंगे, क्या क्या करेंगे? ड्यूटीज जो दी हुई है कैग की, वो 149 में दी गई है, और 151 में जो है उनकी ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम क्रोनोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो जब मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात है, तो इनका ऑफिस भी स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये प्रसाद पर्यंत होंगे तो ये दबाव में होंगे, और जब आप दबाव में होते हैं तो आप वैसी रिपोर्ट नहीं बना पाते जैसा वास्तविक बनाना चाहिए। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या था? कि इनको दबाव मुक्त किया जाए, इनको क्या किया जाए? स्वतंत्रता दी जाए। तो इनको स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब आपका टेन्योर क्या होगा? फिक्स होगा। और आपको हटाया जाए तो एक ऐसे प्रोसीजर से हटाया जाए जो कठिन हो और जो क्या हो? लेजिटिमेट हो, जो मॉरल हो। ये सारी बातें आपको समझनी है। तो इंडिपेंडेंट इनका ऑफिस कैग का होने का ही मतलब ये है
कि इनका टेन्योर जो है वो क्या है, फिक्स है, और वो है क्या, वो है 6 साल या 65 ईयर, जो दोनों में से पहले हो जाए। अगर आप 6 साल तक लगातार कैग के अध्यक्ष रहे तो आप अपने आप हट जाएंगे, या 65 साल के हो गए तो आप हट जाएंगे। एक चीज ये है। दूसरी चीज, ये आपकी हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं, मतलब ये ऑडिट करते हैं अकाउंट्स का और उसको बारीकियों से देखते हैं, स्टेट के भी और इंडिया के भी, मतलब केंद्र और राज्य के। स्टेट तो इंडिया के अंदर आता है, समझने के लिए इंडिया जब मैं कह रहा हूं तो समझिए केंद्र की बात कर रहा हूं, स्टेट कह रहा हूं तो राज्यों की बात कर रहा हूं। अब इनका टेन्योर फिक्स है तो उससे क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुए। दूसरा, ये हेड है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको भी अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो एक बात कहा था कि आप बहुत जगह प्रेसिडेंट सुनेंगे, प्रेसिडेंट कभी खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। तो अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। ये रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, और ये रिमूव्ड भी किसके द्वारा होंगे, प्रेसिडेंट के। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफिस है, और अगर रिमूव्ड ये एजीआई की तरह होने लगेंगे तो इनकी इंडिपेंडेंसी पे तो खतरा आ जाएगा ना भाई। तो ये रिमूव्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको ये भी जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये जान जाइए, बस यहां जानने के लिए कि दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से आपका रिमूवल पास होगा, तभी आप रिमूव्ड होंगे। ठीक, तो अगर आप कैग हैं तो आपको रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रोसीजर फॉलो होगा कौन सा, संसद में दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से आपका रिमूवल पास कराया जाएगा तब। और उसका ग्राउंड क्या होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी। अगर आपने कुछ मिसबिहेव किया या आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, बनाने के बाद समझ में आई कि योग्यता नहीं है, तो आपको हटाया जा सकता है इनकैपेसिटी के थ्रू भी। और ये दोनों कहां से, लोकसभा से। तो समझने वाली बात ये है कि आपको हटाएगा कौन, अगर पूछता है डायरेक्ट तो आप प्रेसिडेंट। कैसे हटाएंगे, तब आप आएंगे लोकसभा और राज्यसभा पे कि 2/3 से, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाएगा। अब बात आती है इनके सैलरी की। तो इनको सैलरी भी इक्विवेलेंट मिलती है सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट मिलती है, लेकिन इनकी सैलरी जो है, पूछता है मिलती कहां से है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी मिलती है। अब एक चीज ये समझने वाली बात है कि ये इसकी जांच भी कर रहे हैं और इनकी सैलरी भी यहीं से मिलती है। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग है याद करने के लिए, आपको यहां से याद हो जाएगा। फिर अब ये ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हैं। जब ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हैं तो जब सेंटर की ऑडिट रिपोर्ट होती है तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और यही बात अगर स्टेट में है तो ये किसको देंगे, गवर्नर को देते हैं। ठीक है, तो जब देते हैं तो प्रेसिडेंट इनकी ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में भेजते हैं और गवर्नर विधानमंडलों में भेजते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ऑडिट रिपोर्ट के सदन में प्रस्तुत होने के पीछे कारण कौन है, तो वो कैग नहीं कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, प्रेसिडेंट। इस बात को आप एग्जाम में, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। उनको ये लगता है नहीं, कारण कौन बनता है, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को जमा करते हैं और प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, उसको सदन में भिजवाते हैं। तो कारण कौन बना, प्रेसिडेंट बने। ठीक, और इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी साबित हुई। अब इंडिपेंडेंसी के साथ साथ यह भी तो हो सकता है कि आपको प्रलोभन दिया जाए कि एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करिए, आप कैग हैं ठीक है, इसके बाद हम आपको जो है ये पद दे देंगे, और आप प्रलोभन में जो है फाइनेंसेस बिगाड़ दिए, मतलब ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दिए जो डेटा बेस्ड नहीं है। तो इसके लिए भी संविधान ने एक प्रावधान रखा है कि अगर आप कैग के ऑफिस का होल्ड करते हैं, यानी आप कैग के प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बाद आप कोई दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, कोई दूसरा पद होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए इससे टोटल इंडिपेंडेंसी आ गई ऑफिस ऑफ कैग की। आपको इतनी आसानी से हटाया भी नहीं जा रहा है
कि आपको तुरंत हटा दिया जा रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा रहा है। और इतना आसान काम नहीं है कि आप 2/3 बहुमत से दोनों जगह हटवा लीजिए। दूसरी चीज, आप अपॉइंट हैं, रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन आपकी सैलरी भी इक्विवेलेंट है। और ये सैलरी इक्विवेलेंट है, लेकिन ये सैलरी डिसाइड कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर? तो पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी। जब संसद कर रही है तो एक चीज संसद और नहीं कर सकती कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपको चक्रधर को जो है हम कैग का अध्यक्ष बना दिए, कहे भाई तुम अब से आज से कैग हो, और मैंने कहा कि हम तुमको 5 लाख रुपए, हम का मतलब है पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि 5 लाख रुपए आपकी महीने की सैलरी होगी, जो किसके बराबर है? जज के बराबर है। ये हाइपोथेटिकल डाटा है, ठीक। तो अब जब हम इस बात पे हमको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, तो अब जो है पार्लियामेंट इसको निगेटिव नहीं कर सकती। निगेटिव इन द सेंस कि पार्लियामेंट अब बदलाव करके ये नहीं कर सकती कि अब आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। अब जब पार्लियामेंट बदलाव करेगी तो वो नए कैग से लागू होगा, आपसे लागू नहीं होगा। तो निगेटिव आपके अलाउंसेस और सैलरीज में नहीं कर सकती, जब भी करेगी पॉजिटिव करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें भारत में क्या ले आ रही है? अर्थव्यवस्था में स्थिरता ले आ रही है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था में कभी भी आप सुनते होंगे या क्राइसिस श्रीलंका की पढ़ रहे हैं, या पाकिस्तान क्राइसिस है, या आर्थिक मंदी है, तो लोग, इंडिया के लोग जो सुनिश्चित रहते हैं कि नहीं हमारे यहां मंदी आने के चांसेस कम हैं, और बहुत ही कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम हर चीज की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करके रखे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, जो बाबा साहब ने जब संविधान को ड्राफ्ट किया, तो उन्होंने इस तरीके से ड्राफ्ट किया कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे। बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती हैं या करते हैं, लेकिन उन बजट के एलोकेशंस की ऑडिट होती है। छोड़ नहीं दिया जाता है कि जहां मन वहां एलोकेट कर दीजिए, या खर्च कैसे हुआ, कितना हुआ। ये सारा काम भी एक पद बना के दिया गया है, और उस पद की सुरक्षा भी देखिए की गई है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पर्पज से सिर्फ इतना ही है, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिमूव्ड बाय, अपॉइंटेड बाय और रेजिग्नेशन। दूसरा ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया आर्टिकल 148, सीधे पूछता है कैग का आर्टिकल बताइए, और आपसे ये नहीं पूछेगा क्लास इंटरवल में कि 148 to 151 नहीं दिया रहेगा, वहां एक आर्टिकल दिया रहता है 148। अगर वहां दिया भी है 148, 149, 150, 151, तो वो अलग अलग है। मैंने आपको बताया ड्यूटीज ऑफ कैग 149, ऑडिट रिपोर्ट्स 151, ओनली कैग पूछेगा तो आपका 148। इसी के साथ धन्यवाद।